This conference will now be क्लास शुरू recorded. करेंगे ना, रिकॉर्डिंग अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग बता देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा। रिकॉर्डिंग कभी कभी मिस हो जाती है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, मेरा स्क्रीन विजिबल है? या विक्रम, या प्रशांत। परफेक्ट। ठीक है, सो एक दो और चीजें हैं, लाइक अगर आप कभी बीच में कुछ भी क्वेश्चन आता है और आपको कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क। मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप उसमें बीच में कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर सुनना है, हमको इंटरेक्टिव सेशन रखना है पूरा, तो आप ये कर सकते हो। ऐसा कोई रोक नहीं है कि वन साइडेड है। और दूसरा चीज है आपका, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपका पॉइंट। ठीक है, तो कोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जो कोर्स है वो आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कोर्स है, ठीक है। और इसमें जो कोर्स कंटेंट रहेगा, वो कोर्स कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर किसी के पास नहीं है तो बता देना। एंड जो कोर्स कंटेंट है वो एक बार गो थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो आज गो थ्रू करेंगे वो सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे। कुछ सर्टिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, एडब्ल्यूएस क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंटेशन, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको कभी भी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी हो तो aws.amazon.com, ठीक है, aws.amazon.com। हम बात, जो भी आपको सर्विस चेक करनी है उसके बारे में आप लिख सकते हो, या मुझे मान लो सर्टिफिकेशन चेक करना है तो मैं सर्टिफिकेशन डालूंगा तो मुझे सर्टिफिकेशंस की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हम सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। हम लोग समझेंगे जो आज आज हम समझेंगे कि हमें 51st क्लास है, राइट, तो सब नए हैं। मे भी आप में से काफी लोग कुछ चीजें जानते हो, आई एम नॉट श्योर, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग चीजें स्क्रैच से करें। तो मैं बिगनिंग से बताऊंगा कि हमको एक्चुअली वाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग, वाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग, और हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और पहले कैसे चलता था और अभी कैसे है, ठीक है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताओ। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, स्टार्ट करने से पहले तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई विल स्टार्ट माय, ठीक है। तो हम लोग सर्टिफिकेशन डिस्कस करेंगे, व्हाई वी नीड क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। एंड मैं बता कोर्स कंटेंट डिस्कस करेंगे। ये आज का टारगेट है। पहली क्लास जो रहती है नॉर्मली थ्योरी क्लास समझ लो, और मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिकल करने की, कि मैं आपको शो कर पाऊँ। हाँ, एक आपको एक एडब्ल्यूएस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं बनाया है तो एक एडब्ल्यूएस का फ्री टायर अकाउंट बना लेना, ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो दैट हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी चीज लर्न करेंगे तो आप उसको प्रैक्टिकली कर पाओ, ठीक है। ये टारगेट है। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि अगर EC2 बना पाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कर देंगे। तो आप कुछ समझो, इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो अदरवाइज आई विल कंटिन्यू।
Hi Prashant, Pawan this side. Actually, I think I haven't received the course content, so if you could share it later, then that'd be great. हाँ पवन, आई विल डू दैट। वो ठीक है, Yeah. ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो कोर्स कंटेंट और व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले तो कोर्स कंटेंट पे आते हैं। कोर्स कंटेंट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करती है, क्लाउड के बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड करती है, कैसे फ्री टायर अकाउंट आप बनाओगे, बेसिक चीजें है ना। और बेसिकली हमारा टारगेट है एडब्ल्यूएस। एक जो क्लाउड में अलग अलग वेंडर्स है, लाइक एडब्ल्यूएस हो गया, एज्योर हो गया, जीसीपी हो गया, और भी काफी सारे, वीएमवेयर हो गया, ओरेकल हो गया, ये काफी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है एक क्लाउड को अच्छे से लर्न करना। और इसमें एडब्ल्यूएस और एज्योर लीडिंग पे है, एडब्ल्यूएस अभी तक टॉप बना हुआ है। तो हमारा जो टारगेट है वो हमारा बेसिकली टारगेट है कि हम एडब्ल्यूएस को कैसे लर्न करें, ठीक है। तो पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग समझेंगे, उसके बाद हम एडब्ल्यूएस के टॉपिक्स पर आएंगे। तो एडब्ल्यूएस का जो टॉपिक है उसमें है आपकी जो सर्विसेज हम लोग कवर करेंगे। और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स क्यों इतना पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें, मतलब अगर जो आईटी में अगर आप बात करते हो, जब मैं बात करता हूँ आईटी की, तो आईटी में आपको कुछ चीजें मिलेंगी। जैसे एक मिलेगा आपको वेबसाइट होस्टिंग। हर कंपनी अपनी एक वेबसाइट होस्टिंग पे जरूर काम करती है, ठीक है। सर्वर्स पे काम करती है, सर्वर्स पे वो एप्लीकेशन होस्ट कर लेती है। तो कोई भी कंपनी होगी वो सर्वर्स पे काम करती है, क्योंकि वेबसाइट भी होस्ट करोगे, एप्लीकेशन को ही होस्ट करोगे, यही अधिकतर काम होता है। एप्लीकेशन किसी भी कंपनी में जाओगे आप, वो या तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चला रहे होंगे या कोई ना कोई वेबसाइट चला रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो सर्वर्स चाहिए उनको। इसके लिए उनको क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए। यहाँ पे आईटी इंफ्रा का जो काम है वो एडब्ल्यूएस करता है, तो वो सर्वर्स आपको प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या आईटी के प्रोस्पेक्ट होते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज भी मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज भी मैनेज करता है एडब्ल्यूएस के थ्रू। पहले क्या होता था कि हर चीज के लिए अलग अलग टीम होती थी। स्टोरेज की टीम अलग है, सिक्योरिटी की टीम अलग है, नेटवर्क की टीम अलग है, हर तरीके से अलग अलग होती थी। अभी आपके पास इतनी पावर रहती है कि आप एक ही कंसोल के थ्रू काम कर लेते हैं। तो जो सर्वर्स की डिस्क होती हैं वो मैनेज करता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या सर्विस है, यहाँ पे है ईबीएस। सर्वर्स के लिए यहाँ पे EC2, ठीक है। तो EC2 बेसिकली जो आपका वर्चुअल मशीन्स होती हैं उसको हम यहाँ पे EC2 बोलते हैं, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो स्टोरेज भी मेंटेन हो गई, ठीक है। फिर आपके पास आती है स्टोरेज के अंदर ही S3, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। EBS क्या है, EBS ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। पॉइंट है ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज क्या है, या ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्या है। तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज जो होती है वो आपकी होती है सर्वर्स की डिस्क, जो अगर आपने सर्वर की डिस्क लगानी है तो वो। और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होती है जो फाइल बेस्ड स्टोरेज होती है। तो दोनों तरह की स्टोरेज आपको, आप उसको मैनेज कर सकते हो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। और क्या एक्सपेक्ट होता है आईटी में, नेटवर्क बनाना। नेटवर्क के लिए यहाँ पे वीपीसी सर्विस है, नेटवर्क के लिए यहाँ पे वीपीसी सर्विस है, मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे सर्वर्स में आप देखोगे कि कैसे आप लाइनक्स के, कैसे आप विंडोज के सर्वर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। कैसे आप वेबसाइट होस्टिंग कर सकते हो, कैसे आप सर्वर्स का साइज चेंज करोगे, कैसे आप किसी की इमेज बनाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बैकअप रिस्टोर कैसे करोगे, ये सब चीजें हम सर्वर मैनेजमेंट के अंदर सीखेंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो है लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग। तो लोड बैलेंसर एंड ऑटो स्केलिंग क्या चीज है। लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग, अगर आप वेबसाइट देखते हो आज के टाइम में, तो सारी वेबसाइट्स आपकी हमेशा चलती रहती है, बहुत कम होता है जो डाउन होती हैं। हमारे पास अभी एक रिसेंट केस आया था जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, और ये आपका इंस्टाग्राम, ये तीनों चीजें डाउन हो गई थी।
तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में देखो कि अगर क्लाउड पे थी, क्लाउड पे ये सारी चीजें क्लाउड पर है, पहली बात ही सारी चीजें क्लाउड पर है, लेकिन उसके बाद भी डाउन हो गई। तो ये एक सिनारियो था जो बिल्कुल ही बहुत कम होता है, नहीं तो अदरवाइज कहते हैं कि अगर आपने क्लाउड पे चीजें रखी तो डाउन नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे ऑटो स्केलिंग आपको मिल जाती है, लोड बैलेंसर होता है, तो वहां पे वो कहते हैं कि वो डाउन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक केस डाउन हुआ था, तो ये एक यूज केस है कि ऐसा क्यों डाउन हुआ था वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन माय पॉइंट इज कि लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट रन होने के लिए। इसमें क्या फीचर होता है कि अगर आपके पास लोड आया, इंक्रीज हुआ, तो आप ऑटो स्केलिंग की हेल्प से आप नए सर्वर सेट कर लेते हो। तो नए सर्वर सेट होने की वजह से क्या होता है, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होती, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। और लोड बैलेंसर क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ट्रैफिक, तो ये आपकी वेबसाइट को हेल्प रखता है। तो ये भी हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को इंश्योर कर सकते हैं कि वो हमेशा रनिंग में रहे। फिर हम करेंगे लर्न राउट 53 सर्विस, जो आपका एक डीएनएस सॉल्यूशन है वेबसाइट होस्टिंग के लिए। इसमें आप लर्न करोगे कि कैसे आप वेबसाइट को रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, आपकी कोई वेबसाइट है abc.com या एक्सेट्रा, वो आप कैसे करोगे, कैसे आप डोमेन बाई कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड बनते हैं, तो जैसे अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी देखा होगा या एलडेप डायरेक्टरी देखा होगा, आप उसको सेम मैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एलडेप या एक्टिव डायरेक्टरी जानते हो तो आप उसको सेम मैच कर सकते हो, नहीं जानते हो तो सिंपली आपने वेब डोमेन खरीदा abc.com और उसको किसी सर्वर के साथ में मैप करना है, तो हमें एक ए रिकॉर्ड बनाना होगा। तो इस तरीके की चीजें हम राउट 53 में करेंगे कि कैसे वेबसाइट के रिकॉर्ड हम बनाएं। देन S3 की मैंने बात बताई आपको, तो S3 आपका गूगल ड्राइव की तरह होता है, जिसमें आप लोग देखोगे कि कैसे हम फाइल बेस्ड स्टोरेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम फाइल्स अपलोड कर पाए, और इसमें इसके साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्टोरेज कवर हो गया, नेटवर्क कवर हो गया, सॉरी स्टोरेज कवर हो गया, आपका सर्वर्स कवर हो गए। ठीक है, अब आ जाओ नेटवर्क पर। देखो नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ, और बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है। पहले नेटवर्क की एक प्योर सेपरेट टीम होती थी, अभी नेटवर्क की टीम का रोल काफी कम हो गया। ठीक है, तो AWS की टीम ही वही मेंटेन कर सकती है नेटवर्क भी, और कोई भी कंपनी अपना सेपरेट नेटवर्क यूज करती है। तो यहाँ पे हम लोग नेटवर्क बनाना भी सीखेंगे, और नेटवर्क के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे नेटवर्क की लॉग कैसे इनेबल करोगे, सर्वर्स कैसे लॉन्च करोगे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो हम बीपीसी के अंदर लर्न करेंगे। और क्या प्रोस्पेक्ट होता है आईटी में, डेटाबेस, जितने भी पॉपुलर डेटाबेसेस हैं ये सब सपोर्ट करता है। ठीक है, AWS पॉपुलर सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। मार्केट में 3 डेटाबेस ज्यादा चल रहे हैं, MySQL, Oracle एंड SQL सर्वर, और ये तीनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और डेटाबेसेस हैं। इन तीनों के अलावा कोई मुझे बताएगा कोई और ओपन डेटाबेसेस जो मार्केट में काफी पॉपुलर है? एनीवन? MongoDB, Postgres, राइट, और Postgres, MongoDB, ये डेटाबेसेस है, काफी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी डेटाबेसेस को वो सपोर्ट करता है। तो कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस है जो वो प्रॉपर सपोर्ट करता है। देन बात आती है आपका IAM, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एक्सेस, आइडेंटिटी एंड मैनेजमेंट एक्सेस। IAM is about IAM is about how to manage your AWS accounts। आपने एक चीज देखी होगी, जिसको बोल सकते हो आप, अगर मैं इसको एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, आपने एक्टिव डायरेक्टरी देखी है। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी में आप अपने डोमेन के लिए यूजर्स बनाते हो और उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हो। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। हम IAM में अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग यूजर्स बनाएंगे। सपोज करो हमने पवन बनाया, भूपेंद्र बनाया, रोहित बनाया, अलग अलग यूजर बनाए और उनको अलग अलग टाइप का एक्सेस दे दिया। ठीक है, सो दैट जो हर यूजर है बेसिकली वो जो चीजें उसको डिफाइंड है वो ही चीजें वो उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है,
सपोज करो मुझे EC2 का एक्सेस मिला, तो मैं सिर्फ EC2 पे काम करूं, ठीक है। तो काफी बार ऐसा होता है ना, हम ऐसा नहीं है ना हर किसी को अपने अकाउंट का फुल एक्सेस दे देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रखते हैं, और उसके लिए हम नंबर ऑफ यूजर्स बना देते हैं और हर यूजर को लॉगिन का एक्सेस दे देते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए हम IAM सर्विस यूज करते हैं। तो ये भी हमारा AWS के थ्रू या AWS एडमिन का ही पार्ट है। और उसके बाद काफी सारी एप्लीकेशन सर्विसेज जो आपका एडवांस एप्लीकेशन सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे इलास्टिक मिनी स्टॉक है, क्लाउड फ्रंट है, वेबसाइट का रिस्पांस काफी इंक्रीज करता है, SQS है, क्यू मैनेज सर्विस है, क्लाउड ट्रेल है जिसके थ्रू आप सारा अकाउंट की लॉग्स देख सकते हो किसने एक्सेस किया, AWS कैलकुलेटर है, लैम्डा है, स्नोबॉल है, ठीक है। काफी सारी सर्विसेज है, माइग्रेशन के लिए यूज करते हो स्नोबॉल को, स्टोरेज गेटवे है, डायरेक्ट कनेक्ट है। तो ये काफी सारी एप्लीकेशन सर्विसेज है जो हम यूज करेंगे और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक दो क्वेश्चन सबके आ जाते हैं, ठीक है। मेजरली जो आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, जो सर्टिफिकेशन में मिलेगा, वो मिलेगा आपको RDS के क्वेश्चंस, VPC के, लोड बैलेंसिंग के, EC2 के, S3 के। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो आपका डेटाबेस हो रहा है, यहाँ पे आपका क्लाउड वॉच सर्विस भी हम रन करेंगे। क्लाउड वॉच हमारा मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। आई थिंक इसमें मेंशन होगा क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच मुझे नहीं दिखा, बट क्लाउड वॉच हम करेंगे। क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल है, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा कोई सर्वर डाउन तो नहीं हुआ, और अगर सर्वर कोई डाउन हुआ तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा उसका, ठीक है। तो आप देखो इसमें सर्वर्स मैनेज हो रहा है, आपका स्टोरेज मैनेज हो रहा है, आपका डेटाबेस मैनेज हो रहा है, आपका नेटवर्क मैनेज हो रहा है, आपका मॉनिटरिंग मैनेज हो रहा है, और सिक्योरिटी मैनेज हो रहा है। यही नॉर्मली किसी भी IT कंपनी में एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और वो सारी चीजें एक AWS एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकता है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो ये आपका कोर्स कंटेंट है, और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस चीज में अभी तक कोई डाउट हो, कोर्स कंटेंट समझने में कुछ क्वेश्चन हो किसी का भी, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। No, Prashant, I think all is good. Uh, we understood the content. चल गुड है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा AWS सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस क्या क्या अवेलेबल है। तो इसके लिए आप aws.amazon.com पे जाओ, सर्टिफिकेशन पे जाओगे तो ये आपको AWS के सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ से अगर सर्टिफिकेशन का देखोगे, सर्टिफिकेशन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वो स्टार्ट था करीब इस लेवल पे। हाँ, इस लेवल पे आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब सिर्फ यही 5 सर्टिफिकेशन थे। कौन कौन से? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, सिसऑप्स और डेवलपर। उसके बाद जो लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं, मतलब चीजें डिजाइन करोगे और जहाँ पे सिर्फ चीजें आपको एज ए आर्किटेक्ट लेवल पे काम करना होता है, और जहाँ सिर्फ चीजें डिजाइन करोगे, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल कर लेते थे वो लोग। इसके लिए 2 साल की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दिस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप ये प्रोफेशनल पे चले जाते हैं। देखो लिखा हुआ है 2 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप इस पे जा सकते हैं। और उसके बाद दूसरी फील्ड होती थी सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर। सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काफी कंटेंट सेम करता है। ये बेसिकली ऑपरेशन के लिए डील करता है, कि मतलब आपका सब कुछ एनवायरनमेंट सेटअप है, अब आपको रनिंग ऑपरेशन करना है, जो रिसोर्सेज चल रहे हैं या जो सर्विसेज सेटअप है उनको मेंटेन करना है। और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बेसिकली आपको ध्यान देता है, दिखाता है कि आप कैसे चीजों को बिल्ड करोगे, कैसे चीजों को प्लान करोगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आ गया तो सिसऑप्स के लिए आप ऑलमोस्ट 70% रेडी हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेवलपर। तीसरा सर्टिफिकेशन होता था डेवलपर। तो डेवलपर जैसे आपको नाम से क्लियर है, अगर आप डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो आपको डेवलपर के लिए जाना चाहिए, या डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो। सपोज करो आपकी डेवलपमेंट, आपका प्रोग्रामिंग स्किल अच्छा है, तो आप फिर डेवलपर का सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेजरली आपको जो काम करना होगा वो स्क्रिप्ट से काम करना होगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के थ्रू काम कर सकते हो, और अगर आप डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हो तो आप डेवलपर का कोर्स कर सकते हो।
ठीक है, तो ये 3 सर्टिफिकेशन होते थे। इसमें सिसऑप्स या डेवलपर के बाद जो सजेशन होता था उनका वो डेवऑप्स का होता था। ठीक है, तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स जैसे आपका नाम से क्लियर है, ये ऑपरेशन पार्ट भी हैंडल करेंगे और डेवलपमेंट का पार्ट भी हैंडल करेंगे काफी हद तक। ठीक है, प्योर डेवलपमेंट का नहीं होता, लेकिन काफी हद तक डेवलपमेंट का या स्क्रिप्टिंग का काम यहाँ पे डेवऑप्स के लेवल पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आया क्लाउड प्रैक्टिशनर। ये अभी इन्होंने लेके आए ये क्लाउड प्रैक्टिशनर को। क्लाउड प्रैक्टिशनर फॉर बिगिनर्स है। ठीक है, जो बिल्कुल आईटी में न्यू है उनके लिए वो सजेस्ट किया जाता है क्लाउड प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो ये इनके लिए जो लोग बिल्कुल बिगिनर है, लेकिन मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग मिड लेवल पे अगर हो या फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर भी हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से करो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे होगे तो आप मिड लेवल पे होगे और इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू मार्केट में अच्छी है। राइट, तो ये एक फर्क पड़ता है। अगर क्लाउड प्रैक्टिशनर हो और अगर आप फ्रेशर भी हो, अगर आप जाते हो वहां पे तो आपके पास एक ठप्पा रहेगा कि आप बिगिनर हो। राइट, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स करोगे तो ये आप मिड लेवल पे कर रहे हो। राइट, ये हमेशा आपके लिए एडवांटेज है। और अगर वंस यू फील कंफर्टेबल तो आप उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो क्लाउड प्रैक्टिशनर आपका एक बिगिनर का सर्टिफिकेशन होता था और वो भी आप कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे है स्पेशलिटी एग्जाम। तो सपोज करो ये एक प्रीरिक्विजिट है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है ये, तो आप स्पेशलिटी एग्जाम में जा सकते हो। स्पेशलिटी एग्जाम जो है वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाते हैं। आप अगर मान लो आपका नेटवर्किंग का कैरियर है और नेटवर्किंग में बनाना चाहते हो तो आप नेटवर्किंग का सर्टिफिकेशन कर लो स्पेशलिटी। अगर आप डेटाबेस से बिलोंग करते हो तो आप डेटाबेस का कर लो। सिक्योरिटी में कर सकते हो, मशीन लर्निंग में कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में करते हो। अगर आप ये स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन करते हो तो आपको ये एडवांटेज है कि आप कोर इस फील्ड में काम करोगे। ठीक है, मतलब एडब्ल्यूएस के कोर डेटाबेस में काम करोगे। ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज हो जाता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो तो वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेशलिटी एग्जाम भी है। कॉस्टिंग की अगर बात करते हो, अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हो, ये मैं जरा लिख देता हूँ। नो नेटवर्क सर्वर एप्लीकेशन होस्टिंग डेटाबेस, ये सारा आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। सर्वर स्टोरेज नेटवर्क मॉनिटरिंग डेटाबेस। राइट, अगर आप कॉस्टिंग की बात करोगे सर्टिफिकेशंस में तो आपके पास एसोसिएट लेवल का जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कॉस्ट करेगा $150। ठीक है, और जो स्पेशलिटी है या प्रोफेशनल है, स्पेशलिटी या प्रोफेशनल वो कॉस्ट करेगा $300। ठीक है, तो ये आपको सर्टिफिकेशन की कॉस्टिंग पड़ती है। क्लाउड प्रैक्टिशनर आई थिंक 75 या $100 का है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपका $100 है, 75 होगा। ठीक है, तो ये आपको कॉस्टिंग पड़ती है अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करते हो। और इस कोर्स को करने के बाद आप सीधा सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग से आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको एक फायदा रहेगा। ठीक है, तो मैं आज के नोट्स बना देता हूँ और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन रेज करो। ठीक है, आज आपका हो गया 10/8/20। ठीक, तो डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
हमने कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लिया, सर्टिफिकेशन हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे AWS कंसोल लॉगिन कैसे होता है। देखो, आपको एक URL याद रख लेना, aws.amazon.com। कभी भी काम करना है तो इस कंसोल के थ्रू, ये कंसोल आपका दुनिया हो जाता है जिस पे आप काम सारे करोगे, ठीक है। तो जो AWS का लॉगिन URL है वो है aws.amazon.com, ठीक है। और इसमें लॉगिन करने के बाद आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, मैं तो साइन इन करूंगा तो साइन इन हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है इसका। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एक नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट। तो आप एक नया AWS अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। आपको क्या करना है, आप क्रिएट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। रेगुलर कोई भी ईमेल एड्रेस आप यूज करते हो तो वो आपको डालोगे। वो जीमेल में अकाउंट वो एक्चुअली एक्टिवेट होना चाहिए क्योंकि वहां पे वेरिफिकेशन ईमेल जाती है, ठीक है। तो वो डालने के बाद आप पासवर्ड सेटअप करोगे अपने लिए, जो भी आप नेम देना चाहते हो वो करोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास वो एड्रेस बोलेगा, सेकंड स्टेप में आपसे एड्रेस बोलेगा, ठीक है। उसके बाद वो आपके पास आएगा, एड्रेस के बाद आपसे वो कार्ड की डिटेल लेगा, ठीक है। तो आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप हो गया उसका एड्रेस प्रॉपर देना, ठीक है। अगर कई बार एड्रेस प्रॉपर नहीं होता है तो आपके कार्ड जो है वो अमाउंट डिडक्ट नहीं कर पाता, तो कार्ड एक्चुअली चेक करता है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो आएगी वो पेमेंट की आती है, राइट। यहाँ पे आप कार्ड से पेमेंट करोगे। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। मेरा सजेशन रहता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लो, बीइंग क्योंकि अगर कभी कभी आप ऐसा होता है अननेसेसरी आपने कोई सर्विस यूज कर ली तो आपकी बिल की स्टेटमेंट आएगी, है ना। और आपके पास चांस रहता है कि आपको एकदम पेमेंट नहीं करता है और आप AWS सपोर्ट से कांटेक्ट करके वो पेमेंट को रिवर्स करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको सजेस्ट करता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करो। देन जो एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, उसके बाद बिजनेस प्लान रहेगा, मतलब आप प्लान कौन सा सपोर्ट करते हो, सपोर्ट प्लान कौन सा चूज करना चाहते हो, ठीक है। तो सपोर्ट प्लान 3 है। एक फ्री में है जिसमें आपको सिर्फ ईमेल सपोर्ट मिलता है। दूसरा बिजनेस प्लान है, तो ये आपको प्लान्स मिलते हैं। तो वहाँ पे आप सपोर्ट प्लान चूज कर सकते हो, उसमें पेड प्लान भी है तो वो चूज करोगे तो फ्री प्लान आप चूज कर लेना और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके लिए वीडियो भी मैं बता दूंगा आपको कि वीडियो कैसे मिलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आई विल शेयर द वीडियो लिंक, जो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक फ्री टायर अकाउंट बना सकते हो इजीली। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, कोड डाला। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास कंसोल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारी सर्विसेज विजिबल हो जाएगी, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दिस आई वांट टू शो यू समथिंग। क्या चीज, कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों एक्चुअली जरूरत भी क्यों पड़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्यों आए, ठीक है। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हम वो लोग वो भी गो थ्रू करेंगे ताकि हम क्लाउड के बेनिफिट्स देख पाए। तो मैं एक बार ओपन करता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो ये समझ लेते हैं और जरूरत क्यों पड़ी ये भी बताऊंगा।
ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज समथिंग ऑन रिमोट, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू विच इज समथिंग ऑन रिमोट, वो आपके पास नहीं है। क्लाउड है ना, हवा में है, बादलों में, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो डेटा सेंटर है, पहले क्या होता था, अगर आप पहले देखोगे तो पहले हर कंपनी का अपना डेटा सेंटर होता था, ठीक है? कैसा एग्जांपल था, मान लीजिए आपके पास 3 कंपनियां हैं, ठीक है? मतलब थाउजेंड ऑफ कंपनियां होती थी पहले, ऑब्वियसली, राइट? तो हर कंपनी क्या करती थी, हर कंपनी ने अपना एक डेटा सेंटर बनाया हुआ होता था, ठीक है? उस डेटा सेंटर में अलग अलग तरीके की आईटी टीम होती थी, शायद आप लोग एग्री करोगे, आपने पहले देखा होगा। तो यही होता था कि मान लो एक कंपनी है नोकिया, ठीक है? एक कंपनी है नोकिया, एक है सैमसंग, ठीक है? एक है फिजित्सु, ठीक है? इस तरीके से अगर आपकी अलग अलग कंपनियां होती थी तो वो क्या करती थी, हर कंपनी का एक अपना डेटा सेंटर होता था और वो सब कुछ अपने से मैनेज करते थे। तो उनकी एक अपनी नेटवर्क रेंज होती थी, सेपरेट नेटवर्क रेंज होती थी, ठीक है? और उसके अलग अलग सर्वर्स होते थे, ठीक है? तो यहाँ पे वो सर्वर्स बना दिया करते थे, जो भी एप्लीकेशंस हैं वो मैनेज करती थी। उनकी अपनी आईटी टीम होती थी और इस तरीके से काम चलता था और बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? जब ये प्रॉपर आईटी सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो ये ऐसे ही स्टार्ट हुआ था और हर कंपनी फर्स्ट क्लास तरीके से काम करे। दिक्कत क्या आती थी कि मान लीजिए किसी ने अपने अच्छे डेटा सेंटर को अच्छे से बनाया हुआ है तो वो बढ़िया से मैनेज होगा, अगर उसकी आईटी टीम अच्छी है तो वो बढ़िया से मैनेज होगा, ठीक है? अगर किसी में डेटा सेंटर में दिक्कत है, इंफ्रा प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है, क्योंकि कॉस्टिंग तो काफी आएगी। डेटा सेंटर में एक कंडीशन होती है कि भाई आपका टेम्परेचर हमेशा 17 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है? सर्वर्स हमेशा आपके रनिंग होंगे तो 17 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बराबर एसी चलाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद पावर ब्रेक के भी इश्यूज आते हैं, जो गवर्नमेंट के इश्यूज आते थे कि भाई पावर कट हुआ या कुछ ऐसा ऐसा भी प्रॉब्लम आता था, तो आपको जनरेटर वगैरह भी रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी जो आपको डीसी में काफी सारी चैलेंजेस आते थे मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो 2006 के अराउंड एक कंसेप्ट निकल के आया जिसमें कंपनी निकल के आई है अमेजोन, और इसने बोला कि भाई हम आपको, आप हमारा डेटा सेंटर यूज करो, ठीक है? उन्होंने क्या बोला, आप हमारा डेटा सेंटर यूज करो, कॉमन डेटा सेंटर, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने अमेजोन का डेटा सेंटर लिया है और उन्होंने बोला जो जो काम आप यहाँ पे करो, आप सर्वर मैनेज करो, आप हमसे ले लो, हम आपको सर्वर दे देंगे, ठीक है? आपको स्टोरेज चाहिए, आप हमसे ले लो, ठीक है? आपको डेटाबेस चाहिए, हमसे ले लो, ठीक है? उन्होंने ऐसा करके सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अब कंपनी क्या कह रही है, आपको डेटा सेंटर मैनेज नहीं करना, आपको डेटा सेंटर मैनेज नहीं, डेटा सेंटर कौन मैनेज कर रहा है यहाँ पे? एडब्ल्यूएस, ठीक है? या कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर हो गया, एज्योर हो गया, गूगल हो गया, कोई ऐसा कंपनी प्रोवाइड करे। तो अभी ये चीज पिक्चर में आ गई, तो अब इन्होंने बोला भैया आप जो डेटा सेंटर में इतना पैसा लगाते हो, आपने एक सर्वर लेना है तो एक फिजिकल सर्वर लेके आते थे पहले, ठीक है? अब फिजिकल बॉक्स लेके आए, आपने 3 लाख रुपए का सर्वर ले लिया, उसके बाद आपको आके पता लगी यार मुझे तो रैम ना थोड़ी और चाहिए, तो अब वो फिर एक कहानी हो गई कि भाई मुझे रैम चाहिए, तो फिर मतलब मुझे फिजिकल स्किल सेट चाहिए कि सर्वर को खोलूं मैं, फिर कंपैटिबिलिटी चेक करूं, और काफी टफ होता था, है ना? अब आप एक सर्वर लोगे और उसको मैनेज करोगे तो पहले आप फिजिकल सर्वर लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, उस पे ओएस डालोगे, ठीक है? ओएस डालने के बाद आप क्या करोगे, आप जाओगे उस पे एप्लीकेशन डालोगे, ठीक है? तो ओएस की नॉलेज होनी चाहिए, जो उसका लोड रेट सेटअप करोगे, तो बहुत सारी चीजें आती थी, तो करीब करीब 10-15 दिन आपका सर्वर सेटअप होने में लग जाते थे, है ना? इन्होंने बोला आप हमसे ले लो, हम प्रोवाइड करेंगे वाया कंसोल, ठीक है? आपको जब भी हो आप जरूरत कर लो। तो यहाँ पे क्या, और आपको अपफ्रंट भी पे नहीं करना, आप जितना यूज कर रहे हो उतना आप पे कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहले एडवांस कॉस्टिंग लगती थी वो नहीं लग रही, वो उन्होंने यहाँ से लेना शुरू कर दिया।
लेकिन ये क्या है, आप यूज कर रहे हो तो ये आप मंथली बिल देते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किराए की दुकान। अगर आप सिंपल शब्दों में समझो तो ये हो गई किराए की दुकान, और ये आपका अपना सामान था, ठीक है। तो जो आपकी अपनी कॉस्टिंग थी वो बच गई। अब आपने कहा मैं किराए पे ले लेता हूँ, तो वो आप दूसरे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हो। तो ये कंसेप्ट काफी चला, ठीक है। और इसके बीच में एक कंसेप्ट था जिसको बोलते हैं वीएमवेयर, ठीक है। तो वीएमवेयर जो कंसेप्ट था उसके अंदर क्या था, एक मिनट देना। इसको कर लेते हैं, चलो फिलहाल डेस्कटॉप पर। ये तो ये क्लियर होगी कि ओल्ड आर्किटेक्चर कैसा था। ओल्ड आर्किटेक्चर था आपका जिसमें हर कंपनी अपना अपना डेटा सेंटर मेंटेन कर रही थी, ठीक है। और नया आर्किटेक्चर कैसा है जिसमें एडब्ल्यूएस या सर्विस प्रोवाइडर आ गए और उन्होंने बोला कि भाई हम आपको सर्विसेज दे देंगे, ठीक है। इसके बीच में हमारा जो एक सॉल्यूशन आया था वो था, जब कंपनी अपना अपना डेटा सेंटर मैनेज कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आप एक बड़ा सर्वर ले लो, एक आप बड़ा सर्वर ले लो, फिजिकल बॉक्स ही होगा जिसको बोलेंगे हम ईएसएक्स, ठीक है। ईएसएक्स बॉक्स, हाइपरवाइजर, ठीक है। ये एक कंसेप्ट आया जिसको लेके आई थी एक कंपनी जिसको बोलते हैं वीएमवेयर, ठीक है। वीएमवेयर ने क्या बोला, वीएमवेयर ने बोला कि आप हर बॉक्स अलग अलग लेते हो, हर फिजिकल बॉक्स अलग अलग लेते हो। तो रादर देन दिस, आप क्या करो, आप एक लार्ज कैपेसिटी ले लो, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग सर्वर बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो आपने 10 सर्वर, आपने एक लार्ज कैपेसिटी ले ली, जैसे इसमें यहाँ पे मान लो 50 सीपीयू हो गए, 100 GB रैम होगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि रादर देन एक एक सर्वर अलग लेने के, आप एक बड़ा सर्वर ले लो और उस पे हम वर्चुअल मशीन बना देंगे, ठीक है। उस पे हम वर्चुअल मशीन बना देंगे, और इस वर्चुअल मशीन पे हम क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन पे आप अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर लो। ये वर्चुअल होगी, ये दिखेगी नहीं, ये फिजिकल बॉक्स नहीं होगा, ये वर्चुअल बॉक्स होगा। तो अब आपको एक ही बॉक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एडवांटेज क्या हुआ, ओनली सिंगल बॉक्स नीड टू मेंटेन, ठीक है। इसमें इन्होंने एक और फायदा दिया कि आपके जो रिसोर्सेज है ना वो शेयर हो जाएंगे। जैसे आपको मान लो 4 CPU यहाँ पे चाहिए और 4 यहाँ चाहिए, ठीक है। तो आपको डेडिकेटली अलाउ करने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल इसको 2 दे दो, अगर इसको जरूरत पड़ेगा और आपके यहाँ कैपेसिटी होगी तो आप इसको 4 दे देना, ठीक है। आप एलोकेट कर दो कि भाई ये 4 तक यूज कर पाएगा, लेकिन अगर इसको 2 की जरूरत है तो हम इसको 2 ही देंगे, बाकी जो कैपेसिटी है वो दूसरे सर्वर को देंगे। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हम मान लो पहले 7 सर्वर चलते थे, अभी हमारे 10 सर्वर चलने लग गए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट काफी ज्यादा फेमस हुआ, और यहाँ आप इसको बोलते हैं शेयर टेनेंसी। मतलब हमने जो सीपीयू और रैम है इसको शेयर कर दिया, और हमने बोला कि भैया जिसको हम कुछ एलोकेट कर देंगे, लेकिन हर सर्वर हमेशा तो यूज करता नहीं सारे रिसोर्सेज को। तो अगर वो यूज नहीं कर रहा होगा, रिसोर्सेज फ्री होंगे, तो हम किसी और सर्वर को देंगे, तो इसमें कम में ज्यादा सर्वर्स का काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट आया, और ये वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट काफी चला, और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए काफी काम इजी हो गया। एक वीएम सर्वर पे 100 सॉरी एक हाइपरवाइजर पे या एसेक्स बॉक्स पे 100 ऑफ वीएम चलने लग गए, और अब आपको उतना फिजिकल बॉक्स मेंटेन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला पिक्चर आ गया, जो हमने बोला नया वाला पिक्चर। तो इसमें हमने बोला कि भाई एडब्ल्यूएस ने क्या बोला कि आप वीएमबी मत मेंटेन करो, वीएमबी हम मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो बड़े बड़े बॉक्स थे वो अपने यहाँ लगा लिया, अपने डेटा सेंटर, ठीक है। तो है तो वहां पे भी जिसको वो बोलते हैं हाइपरवाइजर या अंडरलाइंग हार्डवेयर, ठीक है तो वो वहां पर भी, लेकिन अब वो एडब्ल्यूएस मैनेज कर रहा है, तो अब वो मैनेज करना भी छूट गया, ठीक है। अब वहां से उन्होंने आपको वो वीएम बना बना के रिसोर्स देने लगा। तो टेक्नोलॉजी वही है, अब भी आपको वीएम ही मिलती है, लेकिन अब जो
नीचे वाली हाइपरवाइजर मशीन थी वो भी आप मैनेज नहीं कर रहे, वो AWS मैनेज कर रहा है, या AWS या कोई भी क्लाउड, एज्योर, ओरेकल, GCP, जो भी क्लाउड है वो मैनेज कर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस, नो, मे बी? क्लियर है सर। क्लियर, गुड। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो जाए कि भाई ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। स्टोरेज हो गई, एप्लीकेशन हो गई, सब कुछ है, और आप उसको कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, रिमोट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, यही तो कर रहे हो। कहीं भी आपकी एप्लीकेशन है, आप कहीं भी उसको एक्सेस कर रहे हो, मोबाइल पे भी करो, लैपटॉप भी करो, कहीं भी जा रहे हो। उसके बाद क्लाउड कभी भी शुरू करोगे ना, तो ये दो चीजें हमेशा याद रख लेना, कभी भी पूछ लेगा, कोई भी पूछ लेगा, इंटरव्यू में भी पूछ लेगा, ठीक है, कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है और सर्विस मॉडल क्या है। तो ये पीपीटी में हमेशा खोलता हूँ इसीलिए, क्योंकि ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कैसे चीजें डिप्लॉय करते हो और कैसे सर्विस मॉडल है, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, और एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड छोड़ दो, ठीक है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक है पब्लिक क्लाउड, एक है प्राइवेट, एक है हाइब्रिड। यही तीन क्लाउड चलते हैं अधिकतर आपके, ठीक है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो आपको यही मिलेगी। पब्लिक क्लाउड क्या है? ये हो गया आप डिप्लॉय। डिप्लॉय कैसे कर रहे हो, मतलब चीजें आपको, अगर आपने कोई सर्वर बनाया तो उसको पब्लिक क्लाउड में रखोगे, प्राइवेट में रखोगे, या फिर हाइब्रिड क्लाउड में रखोगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पब्लिक क्लाउड जैसे नाम से विजिबल है, ये इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक, है ना। मान लो आपने वेबसाइट रखनी है, ठीक है, और वेबसाइट आपका किस, वेबसाइट तो सभी को चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई cloudlearning.co.in, ठीक है, या कुछ भी मैंने काम बनाया, राइट। मेरी कोई भी कंपनी है, मैंने उस कंपनी की वेबसाइट बनाई, तो मैं क्या करूंगा, वो पब्लिकली अवेलेबल कराऊंगा। तो उस पब्लिक सबनेट को या पब्लिक क्लाउड को, इसको आप पब्लिक क्लाउड में जो रिसोर्सेज होंगे वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। gmail.com खोलते हो, वो क्या है, वो पब्लिक क्लाउड का पार्ट है। gmail.com के जो सर्वर है वो कहाँ पर है, पब्लिक क्लाउड का पार्ट है। तो वो ओपन फॉर पब्लिक है, एंड बिकॉज ओपन फॉर पब्लिक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी कम हो गई, क्योंकि हमें उसको एक्सेस करने का तरीका मिल रहा है ओवर इंटरनेट, पब्लिकली, ठीक है। तो एक होता है पब्लिक क्लाउड, और उसमें वो चीजें रखोगे जो आपको रखनी पड़ती हैं पब्लिक के लिए। ऐसी चीजें हैं, वेबसाइट हो गई, ईमेल हो गई, फेसबुक हो गई, कोई एप्लीकेशन है वो हमको रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक बाहर के इंटरफेस तो चाहिए, तो वो पब्लिक क्लाउड का पार्ट होगी। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या रखोगे, चलो आपने जो वेबसाइट था वो तो रख दिया आपने, ठीक है, लेकिन उसका एक डेटाबेस भी तो है, फेसबुक का एक डेटाबेस भी तो है, गूगल का एक डेटाबेस भी तो है। तो डेटाबेस तो आप सबको प्रोवाइड नहीं कर दोगे ना, वो तो आप नहीं चाहते कि भाई डेटाबेस किसी के पास जाए। तो वो डेटाबेस को आपको सिक्योर करना है, तो उसको आप पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं, और उस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर या प्राइवेट क्लाउड के अंदर अपने रिसोर्सेज को रख देते हैं। तो जो ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हमें पब्लिकली अवेलेबल नहीं कराना, जैसे डेटाबेस, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। और एक प्राइवेट क्लाउड ऐसा भी होता है, मतलब जिसमें जो पूरे का पूरा क्लाउड ही प्राइवेट बना दिया, जिसमें क्या है कि वो रिसोर्सेज पब्लिक के साथ शेयर ही नहीं होते, तो उसमें जो भी एनवायरनमेंट बन रहा है और जो भी रिसोर्सेज बन रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका पब्लिक क्लाउड, ठीक है। सॉरी सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन। जो, हाँ, तो सर जो जैसे अमेजोन है, AWS है, so it can be, are you saying it can be public cloud as well and private cloud as well? हाँ, बिल्कुल। देखो, AWS क्या है, AWS अगर आप मुझसे पूछोगे तो AWS क्या है, एक पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल है,
ठीक है, क्योंकि AWS में जो रिसोर्सेज है वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। लेकिन डेटाबेस तो नहीं होते ना, जैसे किसी चीज, जैसे हमारी कंपनी का कोई डेटाबेस है, वेबसाइट अवेलेबल हाँ है, लेकिन मैंने डेटाबेस भी S3 बकेट में वहां पे रखा हुआ है, तो बिल्कुल 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 वो सही, प्राइवेट भी हो गया है ना? वो प्राइवेट भी हो गया, वही मैं आपको ओके, बता रहा हूँ। लेकिन ओके सर। जनरली पब्लिक क्लाउड है, बट इस ये आपको सपोर्ट करता है प्राइवेट क्लाउड के लिए भी, ठीक है। तो ओके। यहाँ पे जो डेटाबेसेस है, ये यहाँ पे आप प्राइवेट, जब हम लोग VPC करेंगे, VPC की बात मैंने बताया ना कोर्स में, हाँ तो हाँ, VPC का मतलब है प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल ठीक है, प्राइवेट क्लाउड, यस। ओके। वर्चुअल प्राइवेट। वहां पे हम अपना नेटवर्क बनाएंगे और उसके अंदर हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि क्या पब्लिक रहेगा, क्या प्राइवेट रहेगा, ठीक। ओके। तो अब हो गया ये प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अब तीसरी चीज हो गई आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या है? हाइब्रिड क्लाउड होता है जहां पे हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें पब्लिकली भी रखनी है चीजें, प्राइवेट भी रखनी है, ठीक है। तो मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको वेबसाइट डेटाबेस का एग्जांपल बताया। अब सेम चीज देखोगे कि अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करोगे, तो जो वेब इंटरफेस है, जो फ्रंट एंड है, उसको तो रख दोगे पब्लिक के अंदर, और डेटाबेस भी चाहिए, तो डेटाबेस को सिक्योर भी रखना है, तो उसको रखोगे प्राइवेट में। तो हम क्या करते हैं, मिक्स कल्चर बना देते हैं, एक पब्लिक सबनेट बना देते हैं, एक प्राइवेट सबनेट बना देते हैं। ओके, पब्लिक में पब्लिकली वाली चीजें रख देंगे, प्राइवेट में प्राइवेट वाली चीजें रख तो वो देंगे, ठीक हाइब्रिड है। हो गया। जो मिक्सचर अगर क्लाउड यूज कर रहे हैं, क्या हुआ हमारा प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। नॉन क्रिटिकल को पब्लिक में रख देंगे और क्रिटिकल को हम प्राइवेट में रख देंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो लास्ट क्लाउड है कम्युनिटी क्लाउड, इसकी बात करोगे तो ये क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नोकिया, सैमसंग, इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया और अपना एक सेपरेट क्लाउड बना लिया, जो सिर्फ यही कंपनियां यूज कर सकती हैं। ऐसा क्लाउड अगर वो यूज कर रहे हो तो उसको कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं। बट ये ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, तो आपको तीन ही क्लाउड अधिकतर मिलेंगे, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्लियर हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद एक और टर्म सुनते हो सबसे ज्यादा, जिसको बोलते Uh, हैं सर्विस। हाँ जी। Prashant, this is Bhupen. Sorry, I think I was not audible previously. We were discussing about the public and private cloud. हाँ हाँ। So I have one question. AWS it supports private cloud or it's also a private cloud itself? ये दोनों को सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स। It, it supports. I don't think it's private cloud. Correct. हाँ, वही मैंने आपको बोला ना, जनरली इट इज पब्लिक क्लाउड, रेफर एट AWS अगर आप बात करोगे, तो इट इज रेफर्ड एज ए Hmm. पब्लिक क्लाउड, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज बनते हैं बाय डिफॉल्ट आपके पब्लिकली होते हैं, बट इट सपोर्ट्स प्राइवेट क्लाउड। आप यहाँ पे Hmm. प्राइवेट, Yeah, correct. We can basically connect to the private cloud. That's right. करेक्ट, बिल्कुल। सॉरी सॉरी। हाँ, उसके बाद देखो एक और टर्म सुनोगे सबसे ज्यादा, सर्विस मॉडल, ठीक है। तो सर्विस मॉडल क्या है? सर्विस मॉडल होता है जिसमें आप लोग बात करोगे इंफ्रा, मतलब कैसे सर्विस को डिप्लॉय कर रहे हो, सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, AWS कैसे आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या एज्योर आपको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इंफ्रा एज ए यास, पास और सास, ये तीनों सॉल्यूशन आपने सुनो ही होंगे। अधिकतर क्लाउड में आपको नाम मिलेगा, या किसी कोई भी आपसे पूछ भी सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, तो ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंफ्रा क्या है, प्लेटफॉर्म, पास क्या है और सास क्या है। तो इंफ्रा, यास अगर बोलोगे तो इंफ्रा एज ए सर्विस, पास बोलोगे तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और सास बोलोगे तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपको जो सर्विसेज मिल रही हैं वो क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। जब भी आप हार्डवेयर की बात करोगे, हार्डवेयर रिसोर्सेज को अगर आप एज ए सर्विस प्रोवाइड करो, एज ए सर्विस मतलब AWS कंसोल के थ्रू अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उसको एज ए सर्विस ऑफर कर दिया। तो अगर मैंने आपको एक वर्चुअल सर्वर ऑफर कर दिया, या मैंने स्टोरेज ऑफर कर दी, ठीक है, या आपको मैंने CPU और रैम ऑफर कर दिया, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल डिवाइस है ना, जो आपको चाहिए। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको एक नोट्स ओपन कर लेता हूँ, होल्ड कर।
तो इसमें यास पास और सास आपका है तो इंफ्रा में क्या प्रोवाइड करा, अगर मैंने हार्डवेयर वाली चीजें प्रोवाइड कर दी प्लस विंडोज, आप सर्वर खरीदोगे तो आप उसके अंदर कोई ओएस भी इंस्टॉल करते हो, है ना। जब आपने ओएस भी इंस्टॉल कर दिया उस पर, तो ये चीजें कौन टेक केयर कर रहा है, हमारे केस में AWS टेक केयर कर रहा है। जब वो ये दोनों चीजें जब मेंटेन कर रहा है, आपने कोई सर्वर खरीदा तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ छोटा सा। मेरे पास अगर AWS कंसोल ओपन है तो, हाँ AWS कंसोल ओपन है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक सर्वर बोला, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। EC2 सर्विस मैंने बताया आपको लॉन्च करने के लिए, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि क्या सर्वर होगा, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे बोला ये सर्वर मुझे चाहिए, तो आपको लिनक्स, मैकिंटोश, आपको रेड हैट, ठीक है, विंडोज, जो भी सर्वर चाहिए आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ओएस का कौन टेक केयर कर रहा है, AWS टेक केयर कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सर्विस चूज कर ली कि मुझे T2.micro चाहिए जिसमें 1 CPU होगा, 1 GB रैम होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं डिफॉल्ट चला गया, मैंने इसको नेम दे दिया सर्वर को, और मैंने सर्वर लॉन्च कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे सर्वर मिल गया एक, मतलब एक हार्डवेयर वाला पार्ट मुझे मिल गया और एक ओएस वाला पार्ट मिल गया। इसमें लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होके मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोला मैंने, अगर मुझे ये मिल रहा है तो मैं इंफ्रा की टेक केयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये AWS यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेता है और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं इंफ्रा एज ए सर्विस, ठीक है। अब अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, ठीक है, मान लो आप एक PHP डेवलपर हो या जावा डेवलपर हो या आप जाते हो .NET डेवलपर हो, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे हो, या SQL एडमिन हो या DB एडमिन हो, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे नेक्स्ट लेवल, अगर आप सपोज करो भूल जाओ क्लाउड नहीं है, तो आप क्या करते, एक हार्डवेयर खरीदते, उसके ऊपर OS डालते, उसके ऊपर वो एप्लीकेशन डालते, राइट। तो जब आप एप्लीकेशन डाल देते हो तो आपने मान लो जावा का एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया, तो आपने क्या किया, आप प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब आपने जावा डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म दे दिया, भाई आप आओ और अपनी एप्लीकेशन का कोड लिख लो, आप फोकस कर लो। तो अब AWS क्या कह रहा है कि आपका एप्लीकेशन को भी मैं मेंटेन कर लूंगा, आप तो सिर्फ आओ और अपना कोड लिखना शुरू कर दो। आप PHP डेवलपर हो, मैं आपको एक PHP का एनवायरनमेंट रेडी करके दे दूंगा। तो यहाँ पे एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक, जो हम कोर्स में करेंगे। वो क्या करती है, वो इस तरीके से एनवायरनमेंट रेडी कर देती है, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, आपको सर्वर पे लॉगिन नहीं करना, सर्वर को कनेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट मिल जाएगा abc.com, वहां पे आप लॉगिन करो, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो और आप अपना कोड अपलोड कर दो। जो भी आपने देखा है वो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं इलास्टिक बीन स्टॉक, राइट। ये सर्विस के थ्रू आप काम कर सकते हो और यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म भी रेडी मिल जाता है। ऐसे ही एक और सर्विस है जिसको बोलते हैं RDS। RDS क्या करता है, सेम काम करता है, ठीक है। RDS में आप डेटाबेस बना सकते हो, तो वहां पे वो आपको एक लॉगिन दे देगा, एंड पॉइंट URL दे देगा, और पे आप यूज करो और आप अपना काम करना शुरू करो, ठीक है। तो वो आपको RDS का एक्सेस दे देगा। तो एप्लीकेशन के टेक केयर भी कौन कर रहा है यहाँ पे, हाँ AWS कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका पास, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल आ गया आपका पास का। वो क्या करता है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, और उस पर आप लॉग इन करके काम कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आ गया आपका, जहां पे वो सॉफ्टवेयर भी रेडी कर देता है, मतलब एप्लीकेशन तो रेडी करी थी, अब जो आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो भी रेडी कर दिया, और आपको सिर्फ उस पर लॉग इन करना है और उस एप्लीकेशन पे काम करना है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एज ए सर्विस मिल रही है, आपको सिर्फ लॉग इन करना है वहां पे, तो वो एग्जांपल हो गया सास का, जो आपको वो भी प्रोवाइड करता है। अगर आप देखोगे ऑफिस 365 है, facebook.com है, yahoo.com है, ये सब क्या है, रेडी एप्लीकेशन है। youtube.com है,
ये सब कुछ क्या है, ये अगर मान लो ये एप्लीकेशन AWS पे होस्टेड है तो इसने कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर दिया। आप facebook.com पे जाते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो और आप अपना काम शुरू कर देते हो। आप ऐसा तो नहीं है ना पहले कोई सर्वर कनेक्ट करते हो, फिर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हो, फिर आप फेसबुक खोलते हो, नहीं, आप सिर्फ एक URL डालते हो और आपका काम। और जो पीछे से बैकएंड जितना भी रिसोर्सेज है वो सारा किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे होस्टेड है। तो वो सॉल्यूशन हो गया हमारा SaaS। ठीक है, तो पास के प्रोवाइडर अगर आप देखोगे तो एज्योर हो गया और Amazon प्रोवाइड करता है ये सब सर्विसेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS मैंने बताया जब वो सॉफ्टवेयर भी एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब के कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं, तो कॉमन बेनिफिट्स मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। gmail.com, facebook.com ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, क्या आप क्लाउड यूज कर रहे हो, तो आप कोई भी एप्लीकेशन अगर इनमें से यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्लाउड यूज कर। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन जो है क्लाउड पे होस्टेड है और ये सारी क्लाउड का एडवांटेज ले रही हैं। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या क्या है क्लाउड के। पे पर यूज, ठीक है, पे पर यूज आई थिंक गाइस हम लोग 5 मिनट्स में रैप अप कर पाएंगे और इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, होपफुली ये जल्दी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पे पर यूज, जितना आप यूज करते हो उतना ही पे करते हो। सपोज करो आपने कोई सर्वर 10 आवर्स यूज किया तो आप 10 आवर्स के ही जो आपकी पेमेंट है वो होगी। ठीक है, तो ये पे पर यूज है, पे पर यूज मॉडल पे काम करता है। नो अपफ्रंट फीस, आपने एक सर्वर बनाया, मैंने अभी एक सर्वर बनाया था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कोई पैसा तो नहीं दिया अभी तक और मेरा सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक फिजिकल सर्वर लेते, देखो मेरा सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फिजिकल सर्वर लेता तो इसके लिए मुझे अच्छी खासी कॉस्टिंग लग जाती है ना। मेरे पास तो पहले हार्डवेयर खरीदता, फिर मैं OS डालता, इस पर टाइम भी ज्यादा लगता और आप देखो यहाँ पे मेरा सर्वर इजीली कनेक्ट भी हो गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, आपने सर्वर लिया और आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया, आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया, मान लो मैंने ये सर्वर लिया और मुझे ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सर्वर का साइज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इंस्टांस सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं चेंज इंस्टांस टाइप। ठीक है, ये अभी इनेबल नहीं है और सर्वर स्टॉप करूंगा तो हो जाएगा, तो चेंज इंस्टांस टाइप करूंगा तो मैं सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता हूँ, तो फ्लेक्सिबल हूँ। ठीक है, हम फ्लेक्सिबल हैं। इलास्टिसिटी, अगर आपने 4 GB रैम ली और अगर आप 8 GB रैम करना चाहते हो या 16 GB रैम करना चाहते हो ओवर द टाइम, तो यू कैन डू दैट। ठीक है, अवॉइड हार्डवेयर मेंटेनेंस, सर्वर का हार्डवेयर मेरे पास है ही नहीं तो मुझे तो मैनेज नहीं करना, तो अभी ये कौन मैनेज करेगा, सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो वो हार्डवेयर मेंटेनेंस भी मेरी बच जाती है। ठीक है, मुझे नहीं देखना कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी चल रही है नहीं चल रही, AC चल रहा है या नहीं चल रहा, राइट, और ये सब जो कॉस्टिंग है ये भी बचती है। तो नो नीड टू थिंक अबाउट डेटा सेंटर मेंटेनेंस कि भाई AC चल रहा है या नहीं चल रहा है, कूलिंग है या नहीं है, पावर आ रही है या नहीं आ रही, वो नहीं करता। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, 99.9% का आपको SLA मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो 99.9% आपका सर्वर हमेशा अप रहता है, तो ये ऑब्वियसली परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी इम्प्रूव है और काफी स्टेबल डेटा सेंटर्स हैं। ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद नो नीड टू वरी अबाउट लाइसेंसिंग, मैंने ये लाइनेक्स सर्वर बनाया तो लाइसेंस सर्वर का जो लाइसेंस है, लाइनेक्स सर्वर का जो लाइसेंस है वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा AWS, राइट, तो मुझे वो भी नहीं सोचा। ईज इन ऑडिट, लाइसेंसिंग क्लियर है तो मेरा ऑडिट भी इजी हो जाएगा और डिवाइस इंडिपेंडेंट, तो ये कहीं भी आपका डिवाइस इंडिपेंडेंट भी है, राइट, और आप किसी भी तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। डिसएडवांटेज, एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत रहती है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन डाउन हुआ तो मतलब आप रिसोर्सेज को मुश्किल से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज मुझको लगता है। तो आई थिंक बस यही था इसके अंदर प्रेजेंटेशन में।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड क्या है, यास, पास और सास क्या है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज बताइए। Okay, so thank you. It was really good. ठीक, गुड है ना। तो ये चीजें हो गया आपका। तो आई थिंक आज के लिए हम लोग अपना चीजें कवर कर चुके हैं। तो और आप अकाउंट मुझे, आज बनाए सर हम या लाइक नेक्स्ट क्लास में? आप अकाउंट बना लो। अकाउंट आप बना लोगे तो बढ़िया रहोगे। ठीक है, अकाउंट का मैंने स्टेप बता दिया। मैं आपको एक वीडियो रेफर कर दूंगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो तो मैं आपको एक वीडियो रेफर कर दूंगा, आप वो फॉलो कर सकते हो। और आप अपना अकाउंट एक बना लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं प्रैक्टिकल से स्टार्ट करूंगा, राइट। तो प्री रिक्विजिट क्या है, अकाउंट बनाना। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी? मंडे 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 ओके। प्रशांत मंडे टू फ्राइडे चलेंगे। प्रशांत मंडे एक मिनट बस लूंगा। मंडे टू फ्राइडे चलेंगे, एक एक घंटा चलेंगे। टारगेट क्या है कि थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो, ठीक है। इसलिए रश में नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों को कभी लगता है कि रश में है तो वो आप मुझे बता देना। और तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस डेली कर लो और सैटरडे संडे आराम से। परफेक्ट। ये आइडिया, ठीक है। एक घंटा निकालना ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटा निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरा मंडे टू फ्राइडे रखा है। कोर्स कंटेंट हो गया। हाँ, हमने पीपीटी डिस्कस कर लिया है, कोर्स कंटेंट डिस्कस किया है, बेनिफिट्स देखे हैं, सर्टिफिकेशन डिटेल्स देखी है, ठीक है। फ्री टायर अकाउंट बना लेना, और बाकी सब चीजें ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्वर्स वगैरह बना के देखेंगे। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकली होगी, अब चीजें प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। आज का ये वीडियो जो है अच्छे से देख लेना, ये काफी आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद हम रेडी हैं अपना AWS लर्न करने के। हाँ जी, क्वेश्चंस। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। Prashant, yeah, Prashant. Actually, I was just checking. There is a two type of sign-in: root user and IAM user. What is the difference between them? हाँ, तो रूट यूजर जो अभी आप बना रहे हो, जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो ये हमेशा आपका रूट यूजर लॉगिन है। और हमने एक सर्विस की बात करी थी जिसमें आईएम की बात करी थी। तो आईएम की जो सर्विस है उसमें आप यूजर्स बना सकते हो, और वो यूजर्स को आप एक्सेस, तो कि वो सिर्फ EC2 एक्सेस करेंगे या EBS एक्सेस, इस तरीके से Okay, that's just for authentication kind of thing. ऑथेंटिकेशन। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स ने अभी एनरोल नहीं किया है वो एनरोल लिमिटेड डेज के लिए है, और काफी अच्छे डिस्काउंट में भी मिल रहा है, तो आप लोग करा सकते हो उसके, ठीक है। आज की क्लास रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। Thank you, Prashant. ओके सर, बाय बाय। थैंक यू प्रशांत। ओके जी, बाय प्रशांत, थैंक्स। बाय बाय।